आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर पहला लेक्चर लेकर के आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास हुआ है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको ये जानना आवश्यक है कि आखिर भाषा क्या है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैं कोई बात आपको कह रहा हूँ और आप उसको समझ पा रहे हैं और आप वहाँ से कोई चीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से करते हैं, वैसे यदि हम ऑफलाइन होते तो हम आपस में बात कर रहे होते, लेकिन चूंकि यहाँ हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके वो चीज़ें बता सकते हैं। तो भाषा जो है वह विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक साधन के रूप में है। तो दोस्तों, यह कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि हम लिखित भाषा के रूप में देख सकते हैं, इसके साथ ही सांकेतिक भाषा के रूप में भी देख सकते हैं, साथ ही हम जैसा वर्बली बोल रहे हैं ध्वनि के रूप में भी आप लोग देख सकते हैं, यानी मौखिक भाषा। तो अब दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि जो ये भाषा है, भाषा शब्द, इसकी उत्पत्ति कैसे है। तो दोस्तों, एक संस्कृत भाषा का जो एक धातु है जिसका नाम है भास, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और यानी भास धातु है, ये है एक धातु है संस्कृत भाषा की। और जो धातु होती है इसको दोस्तों क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसको क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भास है, इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब इसका जो अर्थ होता है, यदि हम अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है कहना या फिर किसी चीज को व्यक्त करना। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो कहना जो होता है, यानी कहना या व्यक्त करना या बोलना, इसे हम क्या कहते हैं, यही हमारी भाषा होती है। इसके साथ ही दोस्तों, ये तो हुई भाषा की बात। अब दोस्तों आते हैं हिंदी पर। तो दोस्तों, जो हिंदी शब्द है वह वास्तव में फारसी भाषा का एक शब्द है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हिंदी का जो उद्भव हुआ यानी उत्पत्ति हुई है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो हिंदी शब्द है यह कैसे बना। तो दोस्तों, जब प्राचीन काल में आक्रमणकारी जैसे ही भारत के ऊपर अपना शासन स्थापित करने के लिए यहाँ पर आने लगे, तो दोस्तों उस समय जो हिंदी शब्द है वह इस तरह से प्रयोग नहीं होता था, लेकिन दोस्तों कालांतर में यह धीरे धीरे करके इस रूप में आया है। जो विदेशी आक्रमणकारी थे वह लोग जो सिंधु प्रदेश, यानी कि जो अपना वर्तमान समय में सिंधु नदी है, इसको हिंद के नाम से बुलाते थे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर मैं इस सिंधु को जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिंधु, अगर इसको मैं हिंदू लिख दूं तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो लोग जो सा होता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सा को हा के नाम से यानी उच्चारित करते थे। और इसी प्रकार से दोस्तों वो धा को दा उच्चारित करते थे। तो दोस्तों, जो धा था उसको उन्होंने दा बोला। इस प्रकार से हम लोग दोस्तों देखते हैं उन्होंने सिंधु को हिंदू शब्द से संबोधित किया। तो दोस्तों, जो भी क्षेत्र यानी सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसे सिंधु के बजाय उन्होंने हिंदू कहा। और दोस्तों, यहाँ पर जो निवास करने वाले लोग थे उन्हें हिंदू के नाम से जाना गया। इसके साथ ही दोस्तों, जो यहाँ यानी कि सिंध के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसको उन्होंने हिंदी कहा। जिस प्रकार से आजकल आप लोग देखते ही हैं, जैसे सिंध प्रदेश की भाषा सिंधी हो गई, उसके साथ ही पंजाब प्रदेश की भाषा पंजाबी हो गई। ठीक इसी प्रकार से ही दोस्तों हिंद प्रदेश की भाषा
हिंदी हो गई। और इसी प्रकार से अपने देश का नाम भी हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग जान गए कि किस प्रकार से हिंद शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि इसी से हिंद बना। जैसे कि आप जानते हैं हमारे दक्षिण में यानी भारत के दक्षिण में जो यानी महासागर है उसका नाम भी हिंद महासागर हुआ है। तो दोस्तों यहां से हिंद शब्द की उत्पत्ति हो जाती है और हिंद से ही आगे चल करके हिंदी शब्द बन जाता है। ये तो हुई हिंदी शब्द के उत्पत्ति के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये हिंदी किस प्रकार से बनी है। तो दोस्तों हिंदी जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, सबसे आदि जननी की यदि बात करें तो आदि जननी जो है वह है दोस्तों संस्कृत। अब दोस्तों संस्कृत से हिंदी तक आने का जो सफर है वो हम अभी यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत को। अब संस्कृत ही आदि जननी क्यों मानी जाती है? तो दोस्तों जो भी अभी तक प्राप्त जो साहित्य है उनमें से सबसे पुराना जो ग्रंथ है वह ग्रंथ है दोस्तों ऋग्वेद। अब दोस्तों ऋग्वेद के पहले का कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं है और ऋग्वेद की जो भाषा है वह दोस्तों संस्कृत भाषा है। तो इस प्रकार से सबसे पुराना जो वेद है वह है ऋग्वेद और ऋग्वेद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वह हमारी संस्कृत भाषा। इस प्रकार से जो संस्कृत है, संस्कृत के दो रूप प्रचलित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत। और दोस्तों यहां पर संस्कृत के दो रूप, तो दो रूपों में सबसे पहले आता है वैदिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत को आप देववाणी के नाम से भी जानते हैं। वैदिक संस्कृत, इसको देववाणी भी आप लिख सकते हैं। और जो दूसरी होती है वह होती है लौकिक संस्कृत या फिर उसे आप ब्राह्मण संस्कृत भी कह सकते हैं। उत्तर संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों जो देववाणी है वह पढ़े लिखे शिक्षित विद्वानों की भाषा थी। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आजकल देखते ही होंगे अपने आसपास में, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर भी लोग बाग जो होते हैं वह अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है, बोली जिसे आप कहते हैं, तो उसमें बातचीत करते हैं। यदि कोई पढ़ा लिखा सिर्फ हिंदी जानने वाला व्यक्ति उन लोगों से इंटरेक्शन करता है, कोई कम्युनिकेशन करता है, तो वह लोग कुछ एक शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं जिनके बारे में वह व्यक्ति नहीं जान पाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से तो एक जो दूसरी संस्कृत बनी जिसे आप लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं वह दोस्तों आम बोलचाल की भाषा के तौर पर वहां पर प्रयोग होती है। और दूसरी जो सबसे पहले यानी वैदिक आप संस्कृत की बात करते हैं जिसे कि देववाणी कहा जाता है, वह दोस्तों उच्च जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे उनकी भाषा बनती है। अब दोस्तों ये जो वैदिक संस्कृत है इसी में दोस्तों चारों वेदों की रचना भी होती है। और जो चारों वेद हैं उन चारों वेदों को एक साथ मिला करके यदि हम उसका कोई नाम देना चाहें तो उसे हम कहते हैं संहिता। अगर अलग अलग हम पुकारेंगे तो अलग अलग नामों से, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इस प्रकार से चारों वेदों को एक साथ यदि हम मिला देते हैं तो वो हो जाएगा संहिता। इसके बाद आता है लौकिक संस्कृति। अब दोस्तों जो लौकिक संस्कृति है इसमें अन्य बहुत सी रचनाएं हुई हैं, जैसे उपवेदों का यदि हम बात करें, उपवेद, चूंकि ये वेद है इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं उपवेद।
जिनकी संख्या 4 है। इसके साथ ही दो वेदांग, जिनकी संख्या 6 होती है। इसके साथ ही उपनिषद, जो कि 108 हैं। इसके साथ ही जो हमारे अन्य बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत आदि का भी जो लेखन कार्य हुआ है वह दोस्तों इसी संस्कृत में हुआ है। अब दोस्तों इससे निकल करके, यानी कि संस्कृत से निकल करके एक नई भाषा का जन्म होता है, जिसका नाम पड़ता है पाली भाषा। तो दोस्तों इसी से हम आगे बढ़ा लेते हैं और आगे आती है पाली। अब दोस्तों ये जो पाली भाषा होती है, इसी पाली भाषा के अंतर्गत ही जो बौद्ध धर्म है उसमें जो उनका सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, उसकी भी रचना दोस्तों इसी भाषा में हुई है। अब आप लोग एक चीज यहां पर सोच रहे होंगे कि जो बौद्ध धर्म है वह तो बाद में आया है, इससे पहले तो हमारे मतलब हम लोगों को जो पढ़ाया गया है वह पढ़ाया गया है कि यहाँ पर जैन धर्म सबसे पहले स्थापित हुआ था, यानी कि बौद्ध धर्म से पहले। तो उसकी भाषा क्या है, और वह अगर आप लोगों को पता होगा कि प्राकृत है, तो वो प्राकृत क्यों है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, भले ही ये धर्म यानी कि बौद्ध धर्म यहाँ पर बाद में आया हो और इसका प्रचार प्रसार लेकिन पहले ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने, इनके जो अनुयायी थे या इनके जो विद्वान थे, इन्होंने सबसे पहले ही इन धर्म ग्रंथों की जो रचना है वह दोस्तों पाली भाषा में कर दी थी। लेकिन जो जैन धर्म के गुरु हुए, या यूं कह लीजिए कि जो इसके धर्मावलंबी हुए हैं, इनके विद्वान हुए हैं, उन्होंने काफी बाद में यह कोशिश की कि वो लोग इन धर्म ग्रंथों की रचना करें। उन्होंने जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं वह इसके बाद जो प्राकृत भाषा आती है उसमें किए हैं। इस वजह से दोस्तों इस चीज को आप खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि पाली भाषा तो पहले आई है, लेकिन इससे पहले चूंकि बौद्ध धर्म के सभी धर्म ग्रंथ इसमें लिखे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके पहले यानी कि संस्कृत, तो क्या संस्कृत में उसकी रचना हुई है जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं? पर ऐसा नहीं है, उनकी रचना इसके बाद हुई है। अगली भाषा आती है, वह आती है इसी से निकल करके, वो बनती है प्राकृत। ये जो प्राकृत भाषा है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है, जैन धर्म ग्रंथ जो हैं वह दोस्तों इसी में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा को मलेच्छु की भाषा भी कहा जाता है। आपको एक चीज और मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि जो पाली भाषा थी, इसे ही भारत की पहली जन भाषा या देसी भाषा की भी उपाधि दी गई है या कहा जाता है। तो इसे जन भाषा या फिर देसी भाषा भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर प्राकृत हो गई। अब प्राकृत से दोस्तों जिसका जब रूप फिर विखंडित होता है, यानी कि आगे की ओर और बढ़ता है, तो यह फिर जा करके आगे अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आगे जो ये भाषा परिवर्तित होती है उसका नाम पड़ता है अपभ्रंश। इसे आप टूटी फूटी भाषा या फिर बिगड़ी हुई भाषा भी कह सकते हैं। और इसका जो रूप है ये भी आगे चल करके जो है वो अवहट्ट में अवहट्ट के रूप में आपको दिखाई देता है, जो कि दोस्तों इसे ही आप पुरानी हिंदी के नाम से भी कई बार सुने होंगे या फिर जानते हैं। इसे ही पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। इसके साथ ही जो अपभ्रंश है, अब यह अपभ्रंश आगे चल करके 7 भागों में विभाजित हो जाता है।
तो हम देखेंगे उन सभी सातों के रूप कि कौन कौन सा, जिसमें से सबसे पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। अब यहाँ अपभ्रंश की बात करते हैं तो 7 जो अपभ्रंश होते हैं उनमें से कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद नंबर 2 पर आता है खस, इसके बाद आता है पैसाची, इसके बाद आता है ब्राचड़, और उसके बाद जो है दोस्तों वो है महाराष्ट्री, और उसके बाद है अर्धमागधी और मागधी। अब दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश है, इससे निकलती हैं मुख्य रूप से 3 उपभाषाएं। तो दोस्तों सबसे पहला आप लोग देखेंगे गुजराती, और नंबर 2 पर अगर देखेंगे तो वो है दोस्तों पश्चिमी हिंदी, इसके साथ ही दोस्तों एक जो तीसरी उपभाषा निकलती है वह है दोस्तों राजस्थानी। तो इनमें से जो हिंदी की उपभाषा है वो एक तो ये हो गई पश्चिमी हिंदी, नंबर 1 ये डाल देता, और दूसरी हो जाती है राजस्थानी हिंदी, ये हिंदी की उपभाषा बनती है। इसके साथ ही आता है खस। तो दोस्तों जो खस है इसमें भी आप लोग देखेंगे इसके अंतर्गत एक ही आती है जो कि आती है पहाड़ी हिंदी। यानी कि जो तीसरी उपभाषा हिंदी की बनती है वह पहाड़ी हिंदी बन जाती है। इसके बाद आता है पैसाची। तो दोस्तों पैसाची जो होता है इसके अंतर्गत 2 उपभाषाएं आती हैं, नंबर 1 पंजाबी, नंबर 2 लहंदा। लेकिन ये जो दोनों हैं ये हिंदी की उपभाषाएं नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों आता है ब्राचड़। ब्राचड़ में आता है सिंधी, तो ये भी हिंदी की उपभाषा नहीं है। इसके बाद दोस्तों आता है महाराष्ट्री अपभ्रंश, इससे निकलती है दोस्तों मराठी। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो अपभ्रंश आता है वो नंबर 6 पर अर्ध मागधी, पूर्वी हिंदी। इसको हम रख देंगे चौथे नंबर पर, ये चौथी उपभाषा है हिंदी की। इसके बाद आता है मागधी। अब मागधी में आता है उड़िया, असमिया, बंगला, बिहारी हिंदी। तो उड़िया, असमिया, बांग्ला, और दोस्तों अगला जो आता है वह आता है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी है वह जो हिंदी है इसकी 5वीं उपभाषा के रूप में आपको नजर आती है। अब दोस्तों इसमें से हम देखेंगे कि जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, जैसा कि पहला आपने देखा पश्चिमी हिंदी, इसके साथ ही राजस्थानी, इसके बाद पहाड़ी हिंदी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूर्वी हिंदी, और ये आप देख पा रहे हैं बिहारी हिंदी। इनसे कौन कौन सी बोलियां निकलती हैं, तो कुल मिलाकर के 18 बोलियां इनसे निकलती हैं। पश्चिमी हिंदी, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें नंबर 1, अब ये इसमें लिख सकते हैं बांगरू, इसी को दोस्तों हरियाणवी भी कहते हैं। नंबर 2 पर आता है खड़ी बोली,
इसी को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये कौरवी है, इसका नाम कौरवी कैसे पड़ा? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाभारत काल में यदि आपने सुना हो या महाभारत से संबंधित आपको ज्ञान हो, तो वहां पर जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो जो कुरु शब्द है, कुरु से ही बना था कुरुक्षेत्र, और कुरु जो प्रदेश है यानी जो क्षेत्र है, वहां पर बोले जाने वाली जो हिंदी थी उसे ही कौरवी के नाम से जाना जाता है। तीसरी देखेंगे तो वो आता है ब्रजभाषा। तो ब्रज क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा ब्रजभाषा थी। इसके बाद दोस्तों नंबर चौथा हम देखते हैं कन्नौज एवं उसके आसपास के जो क्षेत्र में बोले जाने वाली जो बोली है वह है कन्नौजी। इसके बाद दोस्तों जो पांचवें नंबर पर आता है वो आता है बुंदेली। इस प्रकार से पांच जो पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हैं वो इस प्रकार से। नंबर एक पर बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, खड़ी बोली जिसको कौरवी भी कहते हैं। नंबर 3 पर है ब्रजभाषा, नंबर 4 पर है कन्नौजी और नंबर 5 पर है बुंदेली। इस प्रकार से यहाँ पर 5 बोलियां आपको देखने को मिल जाती हैं। पश्चिमी के बाद हम देखते हैं राजस्थानी को, तो यहां पर राजस्थानी को भी देख लेते हैं। अब राजस्थानी के अंतर्गत दोस्तों आप लोग देख पाएंगे नंबर 1 पर तो सबसे पहले आता है मेवाती। अगर नंबर 2 की बात करें तो दोस्तों यहां आता है मारवाड़ी। इसके बाद दोस्तों यदि हम तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों वो होता है मालवी। आप लोग जो 4 बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी से निकलती उसके बारे में, जैसा कि मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, इस प्रकार से 4 आपको यहां पर प्राप्त हो गई। इस प्रकार से अगर इन दोनों को हम जोड़े तो कुल मिलाकर के 9 यहां पर आपको बोलियां नजर आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, इसके साथ दोस्तों हम चलते हैं पूर्वी हिंदी की तरफ। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी हम देख लेते हैं। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? तो दोस्तों नंबर 1 पर आप लोग देख पाएंगे अवधी। एक तो ये बोली होगी अवधी। उसके बाद आता है नंबर 2 पर बघेली। और इसके बाद नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ी। तो 3 बोलियां आपको यहां पर प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से 9 और 3 कुल मिलाकर 12 हो चुकी हैं और हमें पढ़ना है कुल कितनी? 18, यानी कुल मिलाकर के जो हिंदी की उप बोलियां हैं वो हैं 18। तो आगे हम देखते हैं। हमारा हो गया पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा बिहारी हिंदी की बोलियां। तो दोस्तों बिहारी हिंदी, अब बिहारी हिंदी की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो होगा भोजपुरी। अब भोजपुरी के बाद में अगर दूसरी की बात करें तो मगही। और अगर हम तीसरी बोली की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों
मैथिली। अब पहाड़ी हिंदी के इसमें देखते हैं तो नंबर 1 कुमायूनी। अब यूनी भी कह सकते हैं, कहीं कहीं ऊनी भी लिखा होता है, तो आप जो उचित समझे वो लिख सकते हैं। गढ़वाली। इसका से 3 आप यहां पर देख पाते हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली, तो ये 3 आती हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो हिंदी की कुल बोलियां हैं वह दोस्तों 18 हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं मैंने जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया है वह काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और यदि आपका कोई भी प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। और साथ ही यदि आप लोग इसी प्रकार से अपने दोस्तों को भी जोड़ करके इस मंच को और अधिक बड़ा करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।